एक और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है इस वक्त का। तेहरान पर इजराइल ने फ्रेश अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। इजराइल की मिसाइलें तेहरान को निशाना बना रही हैं। मतलब अब अमेरिका के बाद लगता है इन्होंने फेज तरीके से रखा होगा कि इस बार अब आपकी बारी, अब आप करके आओ, इसके बाद हम मिसाइलें फेंकते हैं। मतलब ये कैसे किया गया होगा, ये जो प्लानिंग की गई है, अगर सिनर्जी में काम हो रहा है, कमांड एंड मुझको लगता है सर कमांड एंड कंट्रोल अलग होने के बावजूद कोई एक कॉमन कमांड एंड कंट्रोल भी बनाई होगी इन्होंने, वरना काम कर नहीं सकते ऐसा। आप बताइए जरा कार्तिकेय काले सर। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि जब दो देश और दोनों सेपरेट इंटेंशंस के साथ लड़ रहे हैं, देखिए इसमें इजराइल ने इंटेंशन तो एक ही है सर। नहीं, हाँ। इंटेंशन एनिमी एक है, इंटेंशन दो है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि जो इस समय जो ये जो इंटीग्रेटेड प्लान है, इंटीग्रेटेड प्लान में क्या होता है कि आप एक रोलिंग टेक्निक यूज करते हैं। दैट मींस कि आप ये करते हैं, नंबर ऑफ हवाई जहाज लिमिटेड हैं, परंतु यदि आपको दुश्मन को 24 घंटे दबा के रखना है तो आपको उन हवाई जहाज को इस तरह से यूज करना है कि हमेशा आपके हवाई जहाज कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से आप कहीं ना कहीं हथियार गिरा रहे हो और दुश्मन को आप जो है डरा के यानी छुपा के अपने आप को मजबूर कर रहे हो कि वो छुप के बैठे। तो उस प्रकार से ऑब्वियसली अब दोनों के डिस्टेंस में भी फर्क है। इजराइल जो है वो ईरान के थोड़ा पास है और इस समय जो दोनों कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो दोनों के दोनों ईरान से ज़्यादा दूर हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन करा है और उसके बाद इन्होंने ये जो रोलिंग प्रोसेस है, रोलिंग अटैक्स की प्रोसेस है, ये कंबाइन करके ये रोलिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं, जिसमें स्ट्राइक्स एक के बाद एक कंटिन्यूसली सेम टारगेट पे प्लान्ड इकट्ठे करके करी गई है। लेकिन याद रखिएगा कमांड एंड कंट्रोल क्योंकि अलग अलग जगहों से है इसलिए अलग अलग है, टाइमिंग जो है वो मैच करी गई है ताकि दुश्मन पे असर जो है एक साथ हो। और इस वक्त कई हैंडल्स ऐसे हैं जो जैसे अब एक हैंडल बनाया गया है व्लादिमीर पुतिन के नाम से, और अगर आप उसको जो ब्लू टिक होता है उसको आप ये मानते हैं कि अधिकृत होने के संदर्भ में ये सूचना देता है तो आप उसमें ब्लू टिक भी देखेंगे। और वैसे फॉलोअर्स अगर आप देखें तो 20.5K हैं और उसमें लिखा हुआ है व्लादिमीर पुतिन के नाम से, वॉर हैज बिगन, रशियन जेट्स स्ट्राइक नॉन स्टॉप, 2 US एयर बेसेस हिट, 3 जेट्स डिस्ट्रॉयड। तो अब ये देखिए कि इस समय पैरेलली भी बहुत सारी चीजें चलाई जाएंगी और उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका असलियत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा सिस्टम जो साइऑप्स को अंजाम देता है वो भी लगा हुआ है। अब जरा यहां पर देखिए, इजराइल ने ध्वस्त की कई मिसाइलें, कई ईरानी मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने बीच में इंटरसेप्ट किया, उसको ध्वस्त किया। और आप जानते हैं मल्टीलेयर होता है, एक बहुत दूर से मिसाइलों को पकड़ता है, इंटरसेप्ट करता है और नष्ट करता है। फिर मिडिल रेंज वाली होती हैं जो बीच की रेंज में काम करती हैं, उसके लिए डेविड स्लिंग का इस्तेमाल होता है। और फिर एकदम करीब वाली होती हैं जिनके लिए आजकल तो उसके लिए लेज़र टेक्निक का भी इस्तेमाल होता है और लेज़र की रेज को एक जगह पर संघनित रूप से मारकर, कहते हैं $2 के खर्चे में आप न जाने कितने डॉलर की मिसाइलें और कितने डॉलर के ड्रोन्स को तबाह कर देते हैं। तो यहां पर क्या इस बार 12 दिन की लड़ाई से सबक लेते हुए आयरन डोम को और रिफाइन किया गया होगा या इतनी जल्दी ये सब कर पाना मुमकिन नहीं है कार्तिकेय काले सर? बिल्कुल इसको जबरदस्त किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मकसद एक ही है, जब 3 टियर्स होता है और स्पेशली आयरन डोम जो 70 किलोमीटर तक का है उसको उन्होंने एनहांस करके 150 किलोमीटर, और दूसरा लेज़र जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे लाखों डॉलर्स लगते थे एक ड्रोन को गिराने में या मिसाइल को गिराने में, अब शायद $2 से $5 लेज़र पर। लेकिन एक बात है कि लेज़र के लिए बिजली का बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत होती है। लड़ाई में कई बार अगर बिजली ना मिले तो फिर लेज़र फायर करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जिस तरीके से मेरा सवाल मैंने कार्तिकेय काले सर के पास भेजा था, लेकिन वो जाता हुआ जनरल कुलकर्णी के पास चला गया। क्या इसी तरीके से मिसाइलों के भी बारे में कई बार समझना मुश्किल हो जाता होगा कि ये जा कहां रही हैं, क्योंकि कई मिसाइलें ऐसी होती हैं जिनमें खास तौर से ऐसे सिस्टम्स लगाए जाते हैं